भारत में हमारे पास कई ऐसे कानून हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्यस्थलों में लेबर वेलफेयर, लेबर सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए फैक्ट्रीज एक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले कर्मचारियों के वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करता है, या शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो विभिन्न शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में कर्मचारियों की वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करता है। नमस्ते, मैं सुगंधा आनंद सेट इंडिया बिज की एक स्टार्टअप सलाहकार हूँ, जहां हम पूरे भारत में स्टार्टअप को टैक्स, कंप्लायंस और आईपीआर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो में शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और इसके अंतर्गत की जाने वाली रजिस्ट्रेशन पर विस्तार में हम चर्चा करेंगे, जिसमें शामिल होंगे नंबर 1 शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन का अर्थ, नंबर 2 शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता, नंबर 3 शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर 4 शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक प्रक्रिया और दस्तावेज, और नंबर 5 भारत में शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की ड्यू डेट। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या है? शुरुआत के लिए हम ये तो जानते हैं कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वो मूल कानून है जिसके तहत भारत में स्थापित सभी शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को रेगुलेट किया जाता है। अब इसे थोड़ी गहराई से समझते हैं। आप कह सकते हैं कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक स्टेट स्पेसिफिक कानून है जो किसी विशेष भारतीय राज्य में स्थापित और संचालित शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की वर्किंग कंडीशंस को नियंत्रित करता है। इस एक्ट के तहत शॉप्स को किसी भी ऐसे परिसर के रूप में परिभाषित किया गया है जहां कोई सामान या गुड्स होलसेल या रिटेल में बेचा जा रहा हो, या जहां ग्राहकों को किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रदान की जा रही हो। उदाहरण के लिए स्टोर्स, आउटलेट्स, गोडाउन्स, वेयरहाउसेस, स्टॉल्स, डिपो इत्यादि। इसके अलावा इसी एक्ट के तहत कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को ऐसे परिसर के रूप में परिभाषित किया गया है जहां कोई भी बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन कैरी आउट किया जाता हो। उदाहरण के लिए ऐसे संस्था जहां ग्राहकों को सर्विसेज दी जाती हो, वर्कशॉप्स, गोडाउन्स और वेयरहाउसेस जहां सामान कमर्शियल पर्पसेस के लिए स्टोर किया जाता हो इत्यादि। इन सभी जगहों की कामकाजी परिस्थितियों या वर्किंग कंडीशंस को शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन हमें ऐसे नियंत्रण की आवश्यकता है ही क्यों? मैं समझाती हूँ। दरअसल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत वर्किंग कंडीशंस को नियंत्रित करने के पीछे अंतिम उद्देश्य ये है कि शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में कार्यरत श्रमिकों को सरकार काम करने की बेहतर स्थिति प्रदान कर सके और वर्क प्लेस पर उनके शोषण या किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिन विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है उनमें शामिल है कर्मचारियों की वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज, रेस्ट इंटरवल्स, डेली वेजेस, लीव्स, वर्क प्लेस, सेफ्टी और सैनिटेशन इत्यादि। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन का क्या उद्देश्य है? अब जबकि आप जानते हैं कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या है, तो चलिए समझते हैं कि इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों है। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ये सुनिश्चित करता है कि रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के निर्धारित सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। इस तरह के अनुपालन से न केवल गैर अनुपालन के लिए इम्पोज की गई पेनल्टीज और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से व्यवसायों को बेचने में मदद मिलती है, बल्कि कानून की नजर में वो वैधता और आम जनता की नजर में क्रेडिबिलिटी भी हासिल करते हैं। इसके अलावा शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की जरूरत व्यवसायों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी पड़ती है, जैसे कि फास्ट ट्रैक लोन्स, लो इंटरेस्ट लोन्स, सब्सिडीज और कई तरह के ग्रांट्स। साथ ही कई राज्य सरकारें अनिवार्य इंडस्ट्री स्पेसिफिक लाइसेंस और परमिट्स देने से पहले ये सुनिश्चित करती हैं कि व्यवसायों ने शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ली है या फिर नहीं। इसीलिए व्यवसायों के लिए शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। लेकिन क्या ये रजिस्ट्रेशन सभी शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स हासिल कर सकते हैं? शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत किन संस्थाओं को रजिस्टर होने की जरूरत है?
किसी विशेष राज्य की शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट केवल उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में संचालित हो रही शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होती है। शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा को मैंने पहले ही इस वीडियो में समझा दिया है। तो हर वो संस्था जो इस परिभाषा के अंदर शामिल होती है, उन्हें राज्य में अपनी स्थापना के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा। याद रखें कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता व्यवसायिक गतिविधियों पर निर्भर करती है, न कि व्यवसायों की भौतिक उपस्थिति पर। इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन उन संस्थाओं के लिए भी आवश्यक है जो शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की परिभाषा में फिट बैठते हैं, लेकिन किसी भौतिक परिसर से संचालित ना हो रहे हो। इसके अलावा शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एस्टेब्लिशमेंट अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में सक्रिय होना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट में कम से कम एक कर्मचारी होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अलग होता है। उम्मीद है अब आपके पास ये तय करने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन आपके व्यवसाय पर लागू होती है या फिर नहीं। लेकिन अगर होती है तो आप जरूर इस रजिस्ट्रेशन को प्राप्त करने की प्रक्रिया जानने के लिए उत्सुक होंगे। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अथॉरिटी आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर रही है। शॉप्स एक्ट किसी विशेष राज्य में संचालित शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में कार्यरत कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियों को नियंत्रित करता है, चाहे वह कर्मचारी परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल। इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने की जिम्मेदारी राज्य या नगर पालिका के श्रम विभाग या लेबर डिपार्टमेंट पर होती है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आवेदन आधारित है, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया और मोड एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं। जनरल आइडिया ये है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म को निर्धारित मोड में एक्सेस करना होगा। यदि मोड ऑनलाइन है तो आप राज्य के श्रम मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं, और यदि मोड ऑफलाइन है तो आप आवेदन फॉर्म राज्य के मुख्य श्रम आयुक्त या लेबर कमिश्नर के कार्यालय में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप संबंधित एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज और एस्टैब्लिशमेंट की डिटेल्स के साथ आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में कुछ ही देर के बाद करेंगे। यदि फॉर्म ऑनलाइन है तो दस्तावेजों को उनके डिजिटल फॉर्मेट्स में अपलोड किया जाएगा, और यदि फॉर्म ऑफलाइन है तो दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फिजिकल कॉपीज फॉर्म के साथ देनी होगी। डॉक्यूमेंट्स अटैच करते ही आपकी आवेदन फॉर्म पूरी तरीके से सबमिशन के लिए तैयार हो जाएगी। आप इसे निर्धारित आवेदन शुल्क के भुगतान के बाद सबमिट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए उपयुक्त राज्य और एस्टैब्लिशमेंट में कर्मचारियों की कुल संख्या पर भी निर्भर करती है। यदि आवेदन का तरीका ऑनलाइन है तो आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर फॉर्म को जमा कर सकते हैं। हालांकि यदि आवेदन का तरीका ऑफलाइन है तो आवश्यक शुल्क का भुगतान बैंक चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या नगद राशि द्वारा किया जा सकता है। सरकारी शुल्क का भुगतान करने और संबंधित अधिकारी को फॉर्म जमा करने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब आपको सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इशू होने का इंतजार करना होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अलग अलग राज्य के शॉप्स एक्ट के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। अब मैं उन दस्तावेजों की सूची पेश करूंगी जिन्हें आपको आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करने की आवश्यकता है। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है? आप स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे होंगे। हमने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी है। नंबर 1, एस्टैब्लिशमेंट का पता प्रमाण। नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट के मालिक का पहचान प्रमाण। नंबर 3, व्यवसाय के इनकॉर्पोरेशन का प्रमाण। नंबर 4, कर्मचारियों की सूची और उनके डिटेल्स। नंबर 5, आवेदन शुल्क भुगतान के चालान की एक कॉपी। नंबर 6, राज्य सरकार द्वारा अन्य आवश्यक दस्तावेज। एस्टैब्लिशमेंट का पता प्रमाण। यदि एस्टैब्लिशमेंट की परिसर किराए पर है
तो आप रेंट या लीज एग्रीमेंट दे सकते हैं। और यदि परिसर सेल्फ ओन्ड है तो प्रॉपर्टी रिसिप्ट या ओनरशिप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा आप दोनों ही परिस्थितियों में यूटिलिटी बिल्स भी दे सकते हैं जो बिल्कुल रीसेंट हो और जिन पर एस्टेब्लिशमेंट का नाम और परिसर का पता स्पष्ट रूप से दिया गया हो। एस्टेब्लिशमेंट के मालिक का पहचान प्रमाण। एस्टेब्लिशमेंट का मालिक इस उद्देश्य के लिए अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट में किसी एक की कॉपी जमा कर सकता है। व्यवसाय के इनकॉर्पोरेशन का प्रमाण। यदि संगठन एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, एक एलएलपी या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कई इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी जमा करना होगा। कर्मचारियों की सूची और उनके डिटेल्स। इसमें संगठन के सभी कर्मचारियों के नाम, पते और वेतन के डिटेल्स शामिल होंगे। आवेदन शुल्क भुगतान के चालान की एक कॉपी और राज्य सरकार द्वारा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी इस सूची में आवश्यक रूप से शामिल होंगे। इसी के साथ हम शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। हमारी चर्चा की आखिरी विषय होगी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की ड्यू डेट्स। किसी एस्टेब्लिशमेंट को शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कब प्राप्त करना चाहिए? शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन सभी प्रकार की व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर नहीं। इनमें एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, एक एलएलपी और एक कंपनी सभी शामिल है। केवल फॉर प्रॉफिट संस्थाएं ही नहीं बल्कि ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनियों जैसे गैर लाभकारी, गैर सरकारी संगठनों को भी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। चाहे किसी भी प्रकार का संगठन हो, उसके लिए शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की ड्यू डेट उसकी स्थापना या इनकॉर्पोरेशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर तक ही होती है। और अगर इन 30 दिनों की लिमिट ब्रीच हो जाए तो खैर, तब संगठन को कई बुरे परिणामों का सामना करना होगा, जैसे कानूनी दंड, आपराधिक मुकदमा, व्यवसाय बंद हो जाना, लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई होना और कर्मचारियों के शोषण का रिस्क उठाना। ऐसे परिणामों की सूची भी राज्य दर राज्य भिन्न होती है। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की स्पष्ट समझ हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई संदेह है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आप इसके बारे में और अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें 9899600605 पर भी कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें।